जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से आगे के क्वेश्चन हम अपने डिस्कस करेंगे। तो देखिए यार, आप लोगों से हर बार रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना साथ में अपने दोस्तों के। देखो यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए और यहाँ पे आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो। हम लोगों को मालूम पड़ जाता है जब हम एनालिटिक्स देखते हैं तो कौन वीडियो शेयर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो वीडियो शेयर नहीं होती हैं। अगर इतनी मेहनत मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग की भी यार ड्यूटी बनती है, थोड़ा मेरी भी हेल्प करो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पे कह रहा है कि अ बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद साइड 100 mm इज प्लेस्ड विद वन डायगोनल वर्टिकल। इफ द shear force acting on the section is 10 kilonewton, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज। देखिए, हमसे कह रहा है कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, लेकिन स्क्वायर क्रॉस सेक्शन को हमने कुछ इस तरीके से रखा कि उसका जो डायगोनल है वो वर्टिकल है। तो अगर हमारे पास स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होगा तो कुछ इस तरीके का होगा, और ये इसका एक डायगोनल हो गया और ये एक इसका डायगोनल हो गया। लेकिन जब हम स्क्वायर सेक्शन को क्या करते हैं, इसका डायगोनल वर्टिकल कर देते हैं तो कुछ इस तरीके की शेप हमारी बन करके आती है। ये इसका एक डायगोनल, ये वर्टिकल हो गया। तो इस शेप को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम देते हैं डायमंड शेप। इसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड शेप क्रॉस सेक्शन हम अपना इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो इस डायमंड शेप क्रॉस सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होंगी, जबकि हमारे पास इसकी डायमेंशन गिवन है और यहाँ पे हमें शियर फोर्स भी गिवन है। तो लास्ट वीडियोज में भी मैंने आप लोग को बताया था डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के लिए जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है और जो एवरेज शियर स्ट्रेस होता है, इनका रेशियो क्या होता है। तो आज मैं आप लोग को फिर से बताऊंगा कि इनका रेशियो क्या होता है। तो आप लोग को ये बाई टिप्स आप लोग को याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बात करेंगे। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो 3/2 होता है। साथ में बात करें ट्रैंगुलर सेक्शन के लिए, तो ट्रैंगुलर सेक्शन के लिए भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और जो आप लोग की एवरेज शियर स्ट्रेस होती उसका रेशियो 3/2 होता है। सर्कुलर सेक्शन के लिए जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है और एवरेज शियर स्ट्रेस होती है, इसका रेशियो 4/3 होता है। और मैंने ट्रैंगुलर के लिए आप लोग को एक और बताया था, अगर आपको याद हो तो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस पे जो शियर स्ट्रेस होती हैं उनका जो रेशियो होता है वो 4/3 होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा डायमंड सेक्शन होता है। तो डायमंड सेक्शन के लिए जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है और जो एवरेज शियर स्ट्रेस होता है, इनका जो रेशियो होता है वो 9/8 होता है। अब यहाँ से हमसे क्वेश्चन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है, तो देखो जो हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जब हम यहाँ से निकालेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो 9/8 कितना हो जाएगा, एवरेज शियर स्ट्रेस हो जाएगा। तो 9/8 एवरेज शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, शियर फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे 9/8 शियर फोर्स कितना दे रखा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ 10 किलो न्यूटन, तो न्यूटन में करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन नीचे क्या एरिया दे रखा है, तो सेक्शन की लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर सेक्शन है तो 100 × 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1.125 न्यूटन पर mm² आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको सोल्व करके तो हम देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। इसमें बोल रहा है कि अ प्रिज्मेटिक बार व्हेन सब्जेक्टेड टू अ प्योर बेंडिंग एज्यूम द शेप ऑफ। हमारे पास क्या एक प्रिज्मेटिक बार है। अब मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है कि प्रिज्मेटिक सेक्शन हमारे पास वो सेक्शन होता है, वो मेंबर होता है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो, अब चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो आई सेक्शन हो, वो मैटर नहीं करता है, बट यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी डेप्थ वेरी कर रही है या ब्रेथ उसकी वेरी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं अपना प्रिज्मेटिक बार या प्रिज्मेटिक मेंबर, उसको हम बोल देते हैं। अब कोई भी हमारे पास है, अब उस पर हमारी क्या लग रही है, प्योर बेंडिंग लग रही है। तो जब हमारी प्योर बेंडिंग उस पर लगेगी तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, तो बेंड होकर के कुछ इस तरीके की शेप उसकी आ जाएगी। और ये शेप जो होती है वो किसकी तरह होती है, एक आर्क ऑफ सर्किल की तरह होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज भी इंक्लूड की है। ये देखिए हमारे पास एक इस तरीके का क्रॉस सेक्शन था, जो हमने उस पर प्योर बेंडिंग लगाई तो एक सर्किल की आर्क की तरह निकल करके आती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हमारा जब प्योर बेंडिंग की कंडीशन होती है तो वहाँ पे बेंडिंग इक्वेशन भी हमारी निकल करके आती है, जो कि m/i सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू E/r होता है। और जब यहाँ से हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं तो वो my/i आता है, अगर हम इसको हटा के इन दोनों को कंसिडर करें केवल। और यहाँ पे भी अगर हमको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो यहाँ पे हमारा y क्या हो जाता था, मैक्सिमम हो जाता था। तो मैक्सिमम जो हम स्ट्रेस निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, m/i/y मैक्स हो जाएगा। और i/y मैक्स जो होता था, मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम z लिखते हैं। और z क्या होता है सर, हमारे पास सेक्शन मॉडुलस होता है।
जेड क्या होता है हमारे पास, सेक्शन मॉडुलस होता है। और ये वही सेक्शन मॉडुलस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर के। यानी कि जिस क्रॉस सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है और एक हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और एक हमारे पास स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन केस ऑफ बेंडिंग। तो हमको मालूम है कि सेक्शन मॉडुलस जो होता है वो स्क्वायर का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सर्किल। तो जब स्क्वायर का ज़्यादा होता है तो सेक्शन मॉडुलस जाहिर सी बात है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा अच्छा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू सर्किल इन केस ऑफ बेंडिंग। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। देखिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोग के लिए कर देता हूँ। अगर आप लोग को कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ना है, गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन पढ़ना है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु। तो वीआईपी सिविल गुरु पर आप लोग को सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो केवल 399 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है, जो कि कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन आप लोग को वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारा सोम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आरसीसी हम कंप्लीट कर लेंगे इस फरवरी में। आरसीसी के बाद हम स्ट्रक्चर करेंगे पहले, देन आरसीसी और स्टील, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है जो कि मार्च या अप्रैल में होने वाला है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आप लोग के लिए होने वाला है। यहाँ से आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपका काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और साथ में एक और चीज़, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 8077283538 पर भी आप मैसेज करके व्हाट्सअप पे या आफ्टर 6 PM कॉल करके आप अगर कोर्स के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो वो ले सकते हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारा कोर्स चल रहा है वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट के नाम से। यहाँ पर आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जा रहे हैं और जिसकी फ़ीस केवल 649 रुपीज़ है। बहुत नॉमिनल फ़ीस पे आप लोग को ये मिल जा रहा है, तो आप जा कर के वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, अब सिर्फ आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे इनरोल करना है। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास कह रहा कि अ बीम ऑफ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इज प्लेस्ड with its base horizontal, the maximum shear stress intensity in the section will be। देखिए हमारे पास कह रहा है कि एक हमारे पास ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, एक कोई बीम हो सकता है, कोई मेंबर हो सकता है जिसका ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है। अब ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो हमको मालूम है इसका जो सीजी होता है, सीजी से पास करती है न्यूट्रल एक्सिस। अब सर सीजी क्या होता है, तो सीजी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पर उस बॉडी का होल मास कंसनट्रेटेड होता है। मतलब उस बॉडी का जो टोटल मास होता है जिस पॉइंट पर एक्ट करता है उसको हम सीजी बोलते हैं। और सीजी से जो लाइन पास करती है हमारी उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। अगर इस ट्रायंगल की टोटल हाइट कितनी h है, तो ये जो सीजी लाई करेगा टॉप से वो 2h/3 पे लाई करेगा, और बॉटम से जो लाई करेगा वो h/3 पर लाई करेगा। और जब हम इसके लिए स्ट्रेस जब हम इसका लिए अपना शियर स्ट्रेस जो हमारा होता है VA/y/IB, ये शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ड्यू टू शियर फोर्स। तो जब हम इसके लिए अपना शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आता है हमारा पैराबोलिक। तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे ना होकर के हमारा जो सेक्शन का मिड होता है, यानी कि टॉप से कहाँ पर बात करें h/2 पे, और बॉटम से भी कहाँ पे बात करें h/2 पे, तो हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखने को मिलती है। तो हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो देखने को मिलती है वो मिड में मिलती है देखने को सेक्शन के। अब देखो न्यूट्रल एक्सिस तो हमारी ये है, न्यूट्रल एक्सिस तो ये, तो न्यूट्रल एक्सिस से मिड जो सेक्शन लाई कर रहा है हमारा h/2 वो ऊपर लाई कर रहा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एबव द न्यूट्रल एक्सिस। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और आपको एवरेज शियर स्ट्रेस का अगर रेशियो लेना है तो वो आप लोग के पास 3/2 होता था ट्रायंगुलर सेक्शन के केस में। और अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और न्यूट्रल एक्सिस पे कितनी शियर स्ट्रेस मिलनी, इन दोनों का रेशियो जो होता था वो 4/3 होता था। तो ये 2 पॉइंट भी आप लोग को याद करने हैं, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखो यहाँ से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएंगे, पक्का क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। गुप्ता एंड गुप्ता की बस यही खास बात है कि इन्होंने वो टॉपिक टच किए हुए हैं अपनी इस बुक में या क्वेश्चंस के थ्रू जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अ बीम ऑफ आई सेक्शन 600 mm डीप है एंड 200 mm वाइड है एंड फ्लेंज 25 mm थिक है एंड द वेव 20 mm थिक है। इफ़ द शियर स्ट्रेस इन द वेव एट जंक्शन ऑफ द फ्लेंज एंड द वेव इज़ Q,
हमसे कह रहा है कि जहाँ पर हमारा फ्लैंज और वेब मिल रहे हैं वहाँ पर हमारे पास जो शियर स्ट्रेस है वो कितनी है, क्यू हमको गिवन है, क्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो हमसे कह रहा है देन द शियर स्ट्रेस इन द फ्लैंज, हमको शियर स्ट्रेस बताना है फ्लैंज में कितना होगा। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। अगर ये आपके पास आई सेक्शन है, ठीक है, हम आई सेक्शन बना ले रहे हैं, ये हमारे पास आई सेक्शन है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम वेब बोलते हैं और ये जो होता है हमारे पास फ्लैंज बोलते हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन पे हमसे कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो शियर स्ट्रेस है वो हमको गिवन है क्यू है, कितना है, क्यू है। ठीक है, जंक्शन पर हमको मालूम है, और साथ में हमसे कह रहा है कि जो सेक्शन की डायमेंशन है वो हमको गिवन है, तो हमको बताना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होंगी। तो देखो भाई, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास जो शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस होती है ड्यू टू शियर फोर्स, वो वी ए वाई बार अपॉन आई भी होती है। ठीक है, तो शियर फोर्स कांस्टेंट होगा, इसका एरिया भी आपका फिक्स हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन यहाँ पे अगर बिड्थ की बात करो तो बिड्थ वेरी कर रही है, तो शियर स्ट्रेस जो होती है वो बिड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि फ्लैंज था, फ्लैंज के बाद तुरंत वेब आया। तो यहाँ पे देखो एकदम बिड्थ वेरी कर गई, यहाँ पे 200 थी और इन्होंने बोला कि वेब की कितनी है, वेब की 20 है, तो 200 से कितनी होगी, 20 होगी। तो जो शियर स्ट्रेस है वो बिड्थ के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर हम टो 1 अपॉन टो 2 लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, बी 2 अपॉन बी 1 हो जाएगा कि नहीं, बी 2 अपॉन बी 1। तो टो 1 अपॉन जब टो 2 हम निकालेंगे, टो 2 हमको कैलकुलेट करना, तो बी 2 की वैल्यू कितनी है, 20, और यहाँ पे बी 1 की वैल्यू कितनी है, तो वो 200 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.1। ठीक है, जब 0.1 आएगा और टो 2 हमको उसने बोला है कि शियर स्ट्रेस कितनी है उस पर, क्यू है, तो इसकी वैल्यू कितनी, क्यू, तो टो 1 की वैल्यू हो जाएगी 0.1, कितनी हो जाएगी, 0.1 क्यू हो जाएगी। तो 0.1 क्यू कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है हमारे पास। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ मैंने आप लोग को यहाँ पे सोल्व करके भी दिखाई हुई है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हमारा क्विज वगैरह भी चलता रहता है, नोट्स वगैरह अपलोड होते रहते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे बोल रहा है कि अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हैज़ एट एवरी क्रॉस सेक्शन सेम। हमसे बोल रहा है कि एक बीम है जो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बीम है, तो हमसे बोल रहा है कि एवरी क्रॉस सेक्शन सेम, तो उसमें क्या चीज़ सेम होगी, बेंडिंग मोमेंट सेम होगा, बेंडिंग स्ट्रेस सेम होंगी, डिफ्लेक्शन या स्टिफनेस। तो अगर देखो, अगर आपको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के बारे में नहीं मालूम है तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम के दो केस होते हैं हमारे पास। जब एक बार हमारे पास विड्थ कॉन्स्टेंट हो और डेप्थ हमारी वेरी कर रही हो, ठीक है, एक बार होता है जब हमारे पास विड्थ वेरी कर रही हो और डेप्थ क्या हो, हमारे पास कांस्टेंट हो। तो दो कंडीशंस होती हैं हमारी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ बीम की। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ बीम का मतलब होता है कि बीम के हर एक पॉइंट पर हमको सेम स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, यानी कि हमको सेम स्ट्रेंथ चाहिए होती है बीम के हर एक पॉइंट पर। समझ रहे हो, ऐसा नहीं किसी पॉइंट पर स्ट्रेंथ घट रही है, किसी पर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए हमारे पास ये बेंडिंग इक्वेशन होती है, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस जब हम निकालते हैं तो ये आता है, और मैंने आप लोगों को बताया था एम अपॉन जेड, जेड सेक्शन मॉडुलस होता है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ जो होती है बीम की वो कहीं ना कहीं सेक्शन मॉडुलस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे हम करते क्या, अपनी बेंडिंग स्ट्रेस को कॉन्स्टेंट कर देते हैं, जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है उनको हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट। तो याद रखेंगे इसमें जो हमारा सेम होता है वो सेम रहता है हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब यहाँ पे हम बेंडिंग स्ट्रेस को क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं, एक सेकंड, तो यहाँ पे जब हम बेंडिंग स्ट्रेस अपनी कांस्टेंट कर देते हैं, देखिए बेंडिंग स्ट्रेस कांस्टेंट कर दी तो जो हमारे पास बेंड मोमेंट होता है वो क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर हम रेक्टेंगुलर सेक्शन लें तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में अगर सपोज हमारा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है तो सेक्शन मॉडुलस जो होता है वो BD²/6 होता है। तो इसमें दो केस हमारे बनते हैं जो कि मैंने आप लोग को बताए। अब मैं अगर उन दोनों केसों को एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, बस आप समझ जाओ कि इसमें बेंडिंग स्ट्रेस को हम कांस्टेंट कर देते हैं, फिर दो केस हमारे बन करके आते हैं, और इन केस की हेल्प से ही हम एक बार विड्थ निकालते हैं सेक्शन की, अलग अलग डेप्थ पर कितनी विड्थ होनी चाहिए। तो एक कंडीशन ये बनती, एक हम क्या करते हैं विड्थ को एक बार हम क्या करते हैं, सॉरी ये मैंने दोनों ही अलग सेम लिख दिए, मैं इसको अभी सही कर देता हूँ आप लोग के सामने। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और विड्थ जो हो जाती है हमारे पास वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, अपना विड्थ को कांस्टेंट कर देते हैं और एक बार हम डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं, और एक बार हम डेप्थ को कांस्टेंट कर देते हैं, तो अलग अलग सेक्शन पर हम विड्थ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये दो केस हमारे होते हैं। अगर आगे गुप्ता एंड गुप्ता में अगर इसका क्वेश्चन आया तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें बोल रहा है हमारे पास एक सी सेक्शन दिया हुआ है, ये हमारे पास एक एक्सिस है इसकी, जो इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक बोल सकते हैं क्योंकि इधर भी बीम ऐसा ही है और इधर भी बीम ऐसा ही है, तो एक दोनों एक दूसरे के क्या मिरर हैं। तो ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगी जिस पर बी, सी और ए पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो हमसे बोल रहा है द सीयर सेंटर इन द चैनल सेक्शन सो इन फिगर 10.4 विल बी। हमको इसका सीयर सेंटर बताना है, इस फिगर का सीयर सेंटर कौन सा पॉइंट होगा, ए होगा सी होगा या फिर बी होगा। तो देखो सीयर सेंटर क्या होता है, सीयर सेंटर हमारा वो पॉइंट होता है कि अगर हम उस पॉइंट पर लोड लगाएं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या आनी चाहिए, बेंडिंग आनी चाहिए, कोई भी ट्विस्टिंग वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कोई भी ट्विस्टिंग उस पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए। तो वो हमारा पॉइंट होता है सीयर सेंटर। फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग होनी चाहिए और वहाँ पे कोई भी ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे सर बात कर रहा है सीयर सेंटर की, आप बोल रहे हो वहाँ पे ट्विस्टिंग नहीं होगी, बेंडिंग क्या। देखो सीयर जो हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ड्यू टू सीयर फोर्स, वो वी ए वाई बार अपॉन आई बी, ये फॉर्मूला होता है। अब जहाँ पे वी जो होता है वो सीयर फोर्स होता है और हमको मालूम है सीयर फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट होता है नहीं, जो हम पढ़ते हैं अपना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले उसमें, सॉरी सीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वाले चैप्टर में ये हम पढ़ते हैं। और ये हमारे पास हो गया आई बी। तो जो सीयर फोर्स होता है हमारे पास वो रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट होता है। तो यहाँ पे जो सीयर फोर्स आता है वो ड्यू टू बेंडिंग आता है, यानी कि जो हम सीयर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं सीयर फोर्स की वजह से, तो वो सीयर फोर्स या तो लोड की वजह से आएगा या फिर किसकी वजह से आएगा, बेंडिंग मोमेंट की वजह से। तो सीयर सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, बेंडिंग आती है, वहाँ पर कोई भी ट्विस्टिंग हमारी नहीं आनी चाहिए अगर हम उस पॉइंट पर लोड लगाएं तो सपोज अगर हमने ए पॉइंट पे लोड लगा दिया, तो ए पॉइंट पे जब लोड लगाया तो इस सीयर फ्लो की वजह से हमारा इस तरीके से इसमें सीयर फ्लो होगा। अब ये सर सीयर फ्लो क्या होता है, तो सीयर फ्लो होता है भाई जो सीयर फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है उसको हम सीयर फ्लो बोलते हैं। तो इस सीयर फ्लो की वजह से अगर ए पॉइंट के अबाउट आप देखोगे तो लोड का तो मूवमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन ये सीयर फ्लो की वजह से सेक्शन इस तरह से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा हमारा। और मैंने बोला कि वो पॉइंट जहाँ पर हमारी ट्विस्टिंग ना हो, तो हम करते क्या है, सी सेक्शन पर इस तरीके से अपना एक ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट एक तरीके की स्टील स्ट्रक्चर में प्लेट होती है और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इससे कुछ डिस्टेंस पर जो इसका सी जी होता है उससे कुछ डिस्टेंस पर, या हम बोलें कि इस वाले पॉइंट से सेंट्रोइड से ई डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, फिर हम उस पर लोड लगाते हैं और वहाँ पर हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, बेंडिंग आती है और कोई भी ट्विस्टिंग नहीं आती है, ठीक है। और वो पॉइंट हमारे पास क्या होता है, सीयर सेंटर होता है। तो इसमें जो हमारा सीयर सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना सीयर सेंटर से रिलेटेड एक और पॉइंट बता दूं, सीयर सेंटर जो होता है वो हमेशा लाई करता है, ऑलवेज लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो हमेशा उसके ऊपर लाई करता है, ठीक है, जो हमारा सीयर सेंटर पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है, इस सीयर सेंटर को कैलकुलेट करने के लिए, ई को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। अगर इसकी ब्रेथ बी है और इसकी फ्लेंज की थिकनेस टी है और इन दोनों के बीच की हाइट कितनी एच है, तो इसका फॉर्मूला होता है और आप लोग वो कमेंट करके फॉर्मूला बताओगे क्या होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए, तो थोड़ी मेहनत भी करो और अपने प्रति ईमानदार रहना तैयारी करते समय। फॉर्मूला नहीं आता है तो खोजो, निकालो, ढूंढो कहीं से भी और उसको कमेंट करो, ठीक है। क्योंकि एक एक नंबर की फ़ाइट होती है, अगर एग्ज़ाम में वही फॉर्मूला देखने को मिल गया ना कि चूज़ करवा लेगा कि कौन सा करेक्ट है, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप लोग के लिए वो होमवर्क है, ठीक है। कमेंट करके बताओगे, अपने लिए ईमानदार रहना है, खुद को ढूंढ के और वो कमेंट करना है क्या फॉर्मूला होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 67 हमसे कह रहा है कि फॉर नो टॉर्जन द प्लेन ऑफ बेंडिंग शुड बी। देखिए हमारे पास कह रहा है कोई भी टॉर्जन नहीं होना चाहिए, टॉर्जन मतलब कोई भी ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए, और कोई भी ट्विस्टिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग होनी चाहिए। तो वो पॉइंट कौन सा होता है हमारे पास, सीयर सेंटर होता है, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पासिस थ्रू द सीयर सेंटर सेक्शन। तो ऐसा सेक्शन जो होगा, ऐसा प्लेन जो होगा वो हमारा कहाँ से पास करेगा, सीयर सेंटर से पास करेगा। वही तो प्लेन होगा ना जिस पर हमारा क्या होगा, कोई भी वहाँ पे ट्विस्टिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग होगी, तो वो सीयर सेंटर वाला पॉइंट होगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68। इसमें हमसे कह रहा है कि टू बीम्स, वन ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड अदर इज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, हैव इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है और इफ़ सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, और उन पे हमने क्या लगाया, बेंडिंग लगाया हुआ है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, स्टिफ होगा कि इकोनॉमिकल होगा, ये हमको बताना है। तो देखो जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया हुआ, वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएंगे कि मैंने ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं नहीं आपको, और सेम क्वेश्चन भी करा रखा है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, एक स्क्वायर
स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, और उन पर हमारा सेम क्रॉस सेक्शन है उनका और वहाँ पे बेंडिंग लगाई हुई है, तो उनके लिए हमने निकाला था कि हमारा सेक्शन मॉडुलस क्या होगा। तो सेक्शन मॉडुलस का एप्लीकेशन क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस से कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो सब मैंने आप लोग को करा रखे हैं। तो जब आप यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस निकालोगे, एक तरफ अपना सर्कुलर सेक्शन के लिए जिसका डायमीटर डी है, और एक तरफ आप अपने स्क्वायर क्रॉस सेक्शन लोगे जिसका साइज डायमेंशन ए है हमारी। तो जब आप इनके लिए निकालोगे तो सेक्शन मॉडुलस जो होगा हमारे पास वो कैलकुलेट होकर के स्क्वायर का ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू सर्कुलर। तो हमारे पास स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो बेंडिंग के केस में मैंने अभी बताया भी तो था आपको, बेंडिंग के केस में जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी किसकी ज़्यादा होती है, जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है उसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सर्कुलर, ठीक है। लेकिन टॉर्जन के केस में जाओगे तो टॉर्जन के केस में सर्किल वाला क्रॉस सेक्शन अच्छा माना जाता है। देखो जो बात एक एक मुंह से निकलती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहीं से तो कॉन्सेप्ट बनते हैं, आपको वही चीज़ें तो नोट करनी है। तो सर्कुलर जो सेक्शन होता है वो टॉर्जन के केस में अच्छा होता है, लेकिन स्क्वायर जो होता है वो बेंडिंग के केस में अच्छा होता है। तो बेंडिंग के केस में हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाला क्रॉस सेक्शन जो होगा वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, मैंने आप लोग को बता दिया क्यों होता है, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस उसका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें हमसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 69 में द पोर्शन विच शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर डी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस। देखिए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका डाया डी है। वो कह रहा है कि इसके टॉप और बॉटम से हम कितना पोर्शन रिमूव करें ताकि हमको वहाँ पे मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस देखने को मिल जाए, मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस देखने को मिल जाए इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का। तो याद रखना टॉप से भी और बॉटम से भी, टॉप से भी और बॉटम से भी अगर हम इसका कितना पोर्शन रिमूव कर दें, 0.011 डी वाला पोर्शन अगर हम रिमूव कर दें, एक मिनट देख लेते हैं 0.11 वाला था, हाँ यही 0 पॉइंट इस क्रॉस सेक्शन है हमारे पास, इसका डायमीटर कितना डी। तो टॉप और बॉटम से अगर हम इतना पोर्शन कट कर दें, इतना पोर्शन यहाँ से कट कर दें और इतना पोर्शन इधर से कट कर दें, कितना 0.011 डी, जितना डाया है उसका 0.011 डी अगर हम उसको गायब कर दें वहाँ से, तो हमको मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस देखने को मिल जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालते हैं तो ये देख लो, सर्कुलर केस में तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, वाई हमारे पास मैक्सिमम डेप्थ, क्योंकि अगर ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है तो न्यूट्रल एक्सिस से यही पॉइंट हमारे पास मैक्सिमम देगा, और अगर उसका टोटल डाया कैपिटल डी है तो वाई मैक्स कितना हो जाएगा, रेडियस के इक्वल, और रेडियस कितनी हो जाएगी, डाया का हाफ हो जाएगा। तो ये आई है हमारे पास, तो ये सेक्शन मॉडुलस आता है किस केस में, हमारे पास सर्कुलर केस में। लेकिन अगर यहाँ पे हमको मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस चाहिए तो हमें डाया का टॉप और बॉटम से कितना पोर्शन 0.011 डी जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। अ बीम ऑफ ओवरऑल लेंथ एल रेस्ट ऑन टू सिंपल सपोर्ट विद इक्वल ओवरहैंग ऑन बोथ साइड, टू इक्वल लोड्स एक्ट एट द फ्री एंड्स इफ द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ द बीम इज द सेम एज इट आइदर एंड देन द लेंथ ऑफ द ओवरहैंग। देखिए हमसे कह रहा है कि एक बीम है जिसकी स्पैन कितनी एल है, अब उसके दो ओवरहैंग पोर्शन है और सिंपली सपोर्टेड है, ये ए है, इधर भी मान लो ए है, ये है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि इस केस में हमको ये बताओ कि ओवरहैंगिंग वाला पोर्शन जो है इसकी लेंथ कितनी होगी। तो ओवरहैंगिंग वाले पोर्शन की हमको लेंथ बतानी, कितनी इसकी लेंथ होगी। और यहाँ पे हम हमसे बोला कि टू इक्वल लोड एक्ट कर रहे हैं फ्री एंड पर, तो इधर भी एक लोड एक्ट कर रहा है और इधर भी एक लोड एक्ट कर रहा है फ्री एंड पर, ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ पे मैकाले मेथड हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है कि डिफ्लेक्शन जो सेंटर पे है वही हमारा सेम डिफ्लेक्शन कहाँ पर है, एंड पर है, यानी कि जो सेंटर पे डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है वही एंड पे देखने को मिल रहा है, ना कि सपोर्ट पे, ठीक है। एंड पे बोला उसने, एंड पे जितना भी डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिल रहा है वही सेम डिफ्लेक्शन हमारा कहाँ पर है, सेंटर में। तो पूरा मैकाले मेथड ये इक्वेशन होती है हमारी मैकाले मेथड की। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मेथड हम अपने पढ़ते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ते हैं, मैकाले मेथड पढ़ते हैं, कॉन्जुगेट बीम मेथड हम पढ़ते हैं, स्ट्रेन एनर्जी मेथड हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे मेथड हम पढ़ते हैं और मैंने सारे मेथड आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखे हैं, ठीक है। 2.5 घंटे का लेक्चर लिया था बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और एक एक मेथड के 2-2 3-3 क्वेश्चन भी कराए थे आप लोग को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को अपने वन लाइनर वाले कोर्स में करा रखी हैं। तो इस केस में अगर हम इसको पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने लगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो जो केस यहाँ पे बोला है, अगर ये ओवरहैंगिंग वाले पोर्शन को पूछे तो याद रखना 0.152 एल हो जाएगा। और अगर हम बात करें बीच वाले पोर्शन की, जो सपोर्ट के बीच की लेंथ है, हो सकता है ये भी पूछ ले, तो 0.696 एल हमारे पास होता है। तो ये दो हमारे पास होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि ओवरहैंग वाले पोर्शन की लेंथ इतनी हो जाएगी। बाकी हमारा व्हाट्सअप नंबर 8077283538 है। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हो। और सारा कोर्स एक नंबर चल रहा है, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आप लोग को नहीं आएगी, सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।